साथियों, हेलो एंड नमस्कार। आप देख रहे हैं सम्राट लीगल एसोसिएट्स। मैं हूं वीके कुशवाहा, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट हरदोई। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए पुनः नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जो भी नए अधिवक्ता साथी ऑल इंडिया बार एग्जाम को देना चाहते हैं या किसी कारणवश जिन अधिवक्ता साथियों का एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया, उन सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से लगभग 8 से 10 प्रश्न आते हैं। 8 से 10 प्रश्न आएंगे और यही नहीं कि एआईबी में ही इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पूर्व में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 था, प्रोसीजर के लिए, क्रिमिनल प्रोसीजर, जिससे संबंधित प्रश्न किसी भी राज्य की जुडिशरी परीक्षा हो या एपीओ से संबंधित हो, जेएलओ से संबंधित हो, कोई भी एग्जाम हो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। इस उम्मीद के साथ कि ये एमसीक्यू प्रश्नों का जो संग्रह हम लेकर आए हैं, इसमें कोशिश की जाएगी कि आप लोगों को प्रश्न के डिटेल में भी जाकर बताया जाए, जो आने वाली परीक्षाओं में आपका काम दें, आपको जरूरत के हिसाब से आपका अनुभव बढ़े। साथियों, और निवेदन है कि हमारा यूट्यूब चैनल सम्राट लीगल एसोसिएट्स को भी आप फॉलो करें, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को इसका लाभ मिल सके। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, बीएनएसएस की धारा 144 के तहत भरण पोषण का आदेश देने की शक्ति किसे है? अगर आप वकालत क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो 144 बीएनएसएस जो पूर्व में 125 आईपीसी था, 125 सीआरपीसी, पूर्व में 125 सीआरपीसी था। इसके तहत जो है भरण पोषण के संबंध में आदेश देने की शक्ति, पावर के बारे में बात किया गया है। ऐसे व्यक्तियों के भरण पोषण में जो अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, चाहे वो पुत्री हो, नाबालिग पुत्र हो, माता पिता हो या पत्नी हो, ऐसे व्यक्तियों को भरण पोषण दिए जाने के संबंध में न्यायालय की पावर के बारे में बात की गई है। इसके तहत ही मेंटेनेंस का मुकदमा ज्यादातर जो है, जो फैमिली मैटर्स हो जाते हैं,
मैट्रिमोनियल केसेस, उनमें 144 के अंतर्गत से कहा जाता है गुजारे का मुकदमा, भरण पोषण के लिए जो है मुकदमा दायर होता है 144 बीएनएस के तहत, बीएनएसएस के तहत। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंटेनेंस का जो आदेश है वो देने की शक्ति किसके पास है। पहला ऑप्शन है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, दूसरा ऑप्शन है बी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, तीसरा ऑप्शन है सी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, चौथा ऑप्शन है जिला कलेक्टर। इसका सही ऑप्शन है ए। इसका सही ऑप्शन है ए। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को धारा 144 में पावर दी गई है कि वो भरण पोषण के संबंध में आदेश पारित कर सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 2। धारा 144 के तहत भरण पोषण पाने का अधिकारी नहीं है। पाने का अधिकारी नहीं है। 144 के तहत कौन भरण पोषण पाने का अधिकारी नहीं है। पहला ऑप्शन है वो पत्नी जो स्वेच्छा से अलग रहती है। दूसरा ऑप्शन है वह पत्नी जो जारता यानी कि अडल्ट्री में रह रही है। तीसरा ऑप्शन है कि वो पत्नी जिसने बिना कारण साथ रहने से मना कर दिया है। चौथा ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी। 144 में जहां ये बताया गया है कि किसे भरण पोषण, कौन भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी होगा और किससे दिए जाने हेतु न्यायालय आदेशित कर सकता है, वहां यह भी बताया गया है कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भरण पोषण जो पाने के अधिकारी नहीं। इसका सही ऑप्शन जो है वो है डी। यानी कि अगर जो पत्नी अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से अगर अलग रह रही है तो भी भरण पोषण वो पाने की अधिकारिणी नहीं है। बी ऑप्शन कहता है कि जो पत्नी जारता, अडल्ट्री में रह रही है यानी किसी और व्यक्ति के साथ बतौर पति पत्नी के संबंध स्थापित कर रही है, ऐसी भी पत्नी भरण पोषण पाने की अधिकारिणी नहीं है। और वो पत्नी जो बिना कारण के पति के साथ रहने से मना करती है, ऐसी पत्नी भी जो है भरण पोषण पाने की अधिकारिणी नहीं है। इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी डी। और इसके अलावा भी है कि जिस पत्नी ने दूसरा विवाह कर लिया, विवाह विच्छेद के पश्चात दूसरा विवाह कर लिया है, वो भी भरण पोषण पाने की अधिकारिणी नहीं है। और ये बताया कहाँ गया है, ये 144 का सब सेक्शन जो है वो 4 इसके संबंध में जो है प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर है 3। भरण पोषण के लिए अंतरिम आदेश के आवेदन का निपटारा कितने दिनों में करने का प्रयास किया जाएगा। अंतरिम आदेश, भरण पोषण के संबंध में न्यायालय 2 तरह से आदेश पारित कर सकता है। एक आदेश होता है अंतरिम और एक आदेश होता है अंतिम। अंतरिम आदेश का मतलब है कि जब तक वाद विचाराधीन है तब तक के लिए, जब तक वाद विचाराधीन है तब तक के लिए जो आदेश न्यायालय पारित करेगा उसे अंतरिम आदेश कहा जाता है। और अंतिम आदेश में वाद को पूर्ण रूप से निपटाने के पश्चात, निपटाने पर जो है जो आदेश पारित किया जाता है उसे अंतिम आदेश कहा जाता है। अंतरिम आदेश, इसमें पूछा गया है भरण पोषण के संबंध में अंतरिम आदेश के आवेदन का निपटारा कितने दिनों में करने का प्रयास करेगा। न्यायालय जो है कितने दिनों में अंतरिम एप्लीकेशन, अंतरिम में भरण पोषण दिए जाने के संबंध में है, उसका निपटारा कितने दिनों में करेगा। इसका पहला ऑप्शन है ए 30 दिन, बी ऑप्शन है 60 दिन,
सी ऑप्शन है 90 दिन और डी ऑप्शन है 120 दिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 60 दिन। कब से 60 दिन? विपक्षी को सम्मन तामील होने के, विपक्षी विपक्षी को सम्मन तामील होने से, तामील होने से काउंट किया जाएगा। जिस दिन से विपक्षी को सम्मन तामील हो गया है उसके 60 दिन के भीतर अंतरिम भरण पोषण के संबंध में जो एप्लीकेशन दी गई है उसका निपटारा कर दिया जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि कोई व्यक्ति भरण पोषण के आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे अधिकतम कितनी सजा हो सकती है? पहला ऑप्शन है 15 दिन, दूसरा ऑप्शन बी है 1 माह का कारावास या भुगतान तक, तीसरा ऑप्शन है 3 माह, चौथा ऑप्शन है डी केवल 500 रुपए जुर्माना। इसका सही ऑप्शन है बी, 1 माह का कारावास या भुगतान तक। इसका प्रावधान किया गया है सेक्शन 144 के सब सेक्शन 3 में, 144 के सब सेक्शन 3 में। सब सेक्शन 3 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति न्यायालय के भरण पोषण के आदेश का उल्लंघन करता है, यानी कि उसे भरण पोषण प्रदान नहीं करता है जिसे न्यायालय के द्वारा आदेशित किया गया है, तो ऐसा व्यक्ति 1 माह तक के कारावास, अधिकतम 1 माह तक के कारावास से दंडित किया जाएगा, या जब वो भुगतान कर देता है तब तक। लेकिन कारावास जो है 1 माह से अधिक नहीं होगा। यहाँ एक चीज और स्पष्ट करनी है कि 1 माह का कारावास होने के बाद वो इस दायित्व से मुक्त नहीं हो जाएगा कि उसे भरण पोषण न देना पड़े। उसके बाद भी उसे भरण पोषण की धनराशि देनी ही पड़ेगी, उससे उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। अगला क्वेश्चन नंबर है 5, कथन और कारण से संबंधित है। धारा 144 का मुख्य उद्देश्य पत्नियों और बच्चों को भुखमरी से बचाना है। सही बात है। कारण इसका है कि यह एक दंडात्मक धारा नहीं बल्कि सामाजिक कल्याणकारी धारा है। यह भी सही है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो दंड देना नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो आश्रित हैं, चाहे पत्नी हो, बच्चे हों, पिता हों, उनको जो है सामाजिक कल्याण के लिए, उनको जो है भरण पोषण मिले, इसके संबंध में ये धारा प्रावधान करती है। इसका सही ऑप्शन होगा ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 6, भरण पोषण भत्ते की राशि में परिवर्तन किस धारा के तहत किया जा सकता है? क्वेश्चन है, जब न्यायालय के द्वारा धारा 144 के तहत भरण पोषण दिए जाने हेतु आदेश पारित कर दिया गया है, आदेश पारित कर दिया गया है, तब जो है उस राशि में परिवर्तन के लिए जो इसके विरुद्ध आदेश पारित किया गया है, वो व्यथित व्यक्ति उस राशि में परिवर्तन के लिए जो है न्यायालय से आवेदन कर सकता है
कि उसके संबंध में वो अपने फैक्ट तथ्यों के साथ कि मेरी इतनी आमदनी नहीं है या इनकम नहीं है कि मैं भरण पोषण की धनराशि इतनी भरण पोषण की धनराशि अदा कर सकूं, इसलिए इसे प्रार्थी की परिस्थितियों के अनुसार और आय के अनुसार जो है उचित और न्यायसंगत निर्धारित करने के लिए आवेदन करेगा। ये आवेदन जो है धारा 146 में करेगा। कहाँ करेगा? धारा 146 में। इसके बाद 47 में जो है भरण पोषण के आदेश के प्रवर्तन के संबंध में बताया गया है और यह बताया गया है कि इसके संबंध में जो आदेश पारित किया जाएगा उसकी प्रति उसे निःशुल्क दी जाएगी जिसके पक्ष में वो पारित किया गया है। इसके ये जो प्रश्न थे ये अध्याय 10 से संबंधित है। चैप्टर 10 जो भरण पोषण के संबंध में प्रावधान करता है और 144 से लेकर 147 तक। ये भी कभी कभी रेंज भी पूछ ली जाती है, इसलिए प्रत्येक चैप्टर की रेंज को भी आप लोग याद रखिए, क्योंकि कभी कभी रेंज से संबंधित सवाल आते हैं और आते हुए भी हम उनका सही जवाब नहीं दे पाते हैं, इसलिए रेंज को याद करना बहुत जरूरी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर है 7। दोष सिद्धि पर शांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति का आदेश किस धारा में दिया जाता है? यानी कि अगर किसी व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा दोषित कर दिया गया है तो शांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति का आदेश किस धारा में दिया जा सकता है? इसके लिए इसका सही जवाब क्या होगा? ये चैप्टर जो है 9 से संबंधित प्रश्न है। चैप्टर 9 परिशांति बनाए रखने के लिए बंधपत्र। चैप्टर 9 125 से लेकर 143 तक। 125 से लेकर 143 तक। इसका पहला ऑप्शन है 148, 149 तो हो ही नहीं सकते। अगर हमको रेंज मालूम है तो बहुत आसानी हो जाती है, जो सेक्शन से बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें। अब चैप्टर 9 जो है इसकी रेंज 125 से 143 तक है और इसमें पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया, तीसरा ऑप्शन देख लें 151 है, ये भी गलत हो गया। सही ऑप्शन कौन सा है? सी। ये तब क्लियर होगा जब हमें उस चैप्टर की या उस प्रश्न की रेंज मालूम होगी, वो कहां से आया है, किस चैप्टर से आया है। काफी हद तक दबाव भी कम हो जाता है। इसके बाद सेक्शन 8 क्वेश्चन 8 है धारा 125 के तहत शांति बनाए रखने के लिए बंद पत्र की अधिकतम अवधि कितनी है? मतलब धारा 125 के तहत जो है दोष सिद्धि पर शांति बनाए रखने के लिए जो बंद पत्र लिया जाता है, बंद पत्र दिए जाने हेतु आदेश दिया जाता है, वो कितनी अधिकतम कितनी अवधि तक के लिए हो सकता है? पहला ऑप्शन है ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 5 वर्ष। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 3 वर्ष। 3 वर्ष तक परिशांति कायम बनाए रखने के लिए बंद पत्र 3 वर्ष तक के लिए जो है आदेशित किया जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर है 9। अन्य मामलों में शांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति कौन मांग सकता है? प्रतिभूति यानी श्योरिटी, श्योरिटी जो है कौन मांग सकता है अन्य मामलों में? पहला ऑप्शन ए है सत्र न्यायाधीश, दूसरा ऑप्शन है न्यायिक मजिस्ट्रेट, तीसरा ऑप्शन है कार्यपालक मजिस्ट्रेट, चौथा ऑप्शन है पुलिस निरीक्षक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। कार्यपालक मजिस्ट्रेट। और इसमें 1 वर्ष तक, कितने? 1 वर्ष तक जो है शांति बनाए रखने के लिए श्योरिटी की मांग की जा सकती है। धारा कौन सी होगी? 126, धारा होगी 126। अगला क्वेश्चन नंबर है 10। संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति किस धारा के तहत मांगी जाती है? संदिग्ध व्यक्ति यानी कि जिनके नाम पता की कोई जानकारी नहीं है या संदिग्ध लग रहे हैं, उन व्यक्तियों के बारे में श्योरिटी किस धारा के तहत मांगी जाएगी? इसमें भी अगर रेंज हमको मालूम है तो भी इसका उत्तर देना बहुत आसान है, क्योंकि रेंज इसकी है 125 से 143 तक, और उसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी फिट नहीं बैठते हैं। कौन सा ऑप्शन इसका हो जाएगा सही? डी, 128। लेकिन तब जो हमें सही रेंज मालूम हो तब। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है, इसमें भी जो है 1 वर्ष तक के लिए मांगी जा सकती है बंद पत्र या जमानत पत्र। 1 वर्ष तक के लिए जो है श्योरिटी मांगी जा सकती है। अगला क्वेश्चन नंबर है 11। राजद्रोहात्मक बातों का प्रचार करने वाले व्यक्ति से सदाचार की प्रतिभूति की अवधि क्या होगी? राजद्रोहात्मक बातें यानी कि ऐसी बातें जिनसे राज्य में विद्रोह फैल सकता है, ऐसी बात करने वाले व्यक्ति से जो है सदाचारी रहने के लिए जो है प्रतिभूति कितने समय तक के लिए मांगी जा सकती है? इसका सही क्वेश्चन, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन है 6 महीने, दूसरा ऑप्शन है बी 1 वर्ष, 2 वर्ष, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है 3 वर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1 वर्ष, और ये धारा 127 से संबंधित है। धारा 127। अगला क्वेश्चन नंबर है 12। अभ्यस्त अपराधियों हैबिचुअल ऑफेंडर्स से सदाचार के लिए प्रतिभूति किस धारा में ली जा सकती है? इसमें भी वही है, अगर रेंज से संबंधित हमको प्रश्न आते हैं, रेंज हमको मालूम है तो इसका हम आसानी से उत्तर दे सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर है सी, धारा 129। 3 वर्ष तक के लिए जो है इसमें श्योरिटी की मांग की जा सकती है, या तो बंद पत्र या जमानत पत्र। ऊपर इसका आंसर दिया जा चुका है। धारा 129 के तहत बंद पत्र, 129 मतलब हैबिचुअल ऑफेंडर्स के बारे में जो बंद पत्र है कितने अवधि तक के लिए होगा? इसका सही ऑप्शन है सी, 3 वर्ष तक के लिए। इसके बाद धारा 14, प्रश्न नंबर 14। धारा 135 के तहत जांच की समाप्ति कितने समय के भीतर होनी चाहिए? जांच की समाप्ति, इनके संबंध में जो जांच चल रही है वो कितने समय के अंदर समाप्त हो जानी चाहिए? ऑप्शन पहला है 3 महीने, दूसरा ऑप्शन है 6 महीने,
तीसरा है 12 महीने, चौथा है डी 24 महीने। इसके लिए ऑप्शन नंबर सही है बी 6 महीने। इससे संबंधित जो जांच अगर चल रही है वो तो 6 महीने में पूरी होनी चाहिए। ये जो है बताया गया है 135 के सब सेक्शन 6 में। अगला क्वेश्चन नंबर है 15, कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को बिना जांच पूरे हुए भी अंतरिम बंद पत्र भरने का आदेश दे सकता है, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल। कारण इसका लोक शांति की तत्काल रक्षा करने के लिए आवश्यक हो सकता है, ये भी सही है। अगर पब्लिक पीस चाहिए, लोक शांति भंग होने की आशंका है और उसको लगता है कि जांच पूरी होना कोई जरूरी नहीं है, तो वो बिना जांच पूरी करे भी अंतरिम बंद पत्र भरने का आदेश दे सकता है। ऑप्शन नंबर सही है ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 16, विधि विरुद्ध जमाओ यानी कि अनलॉफुल असेंबली को तितर बितर करने का आदेश कौन दे सकता है? इसका ये जो है प्रश्न चैप्टर 11 से संबंधित है। चैप्टर 11 से संबंधित है और इसकी धाराएं जो हैं वो है 148 से 167 तक, 148 से 167 तक। विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने का आदेश कौन दे सकता है? पहला ऑप्शन है ए कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दूसरा ऑप्शन है बी थाने का भार साधक अधिकारी, तीसरा है सी उप निरीक्षक से ऊपर का पुलिस अधिकारी, चौथा ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है डी, सही है आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी लोग। और ये प्रावधान किया गया है 148 के सब सेक्शन 1 में, 148 के सब सेक्शन 1 में। अगला क्वेश्चन नंबर है 17, नागरिक बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करने की शक्ति किस धारा में है? यानी कोई अनलॉफुल असेंबली है और उसे तितर बितर करने की शक्ति किस धारा में दी गई है? ये तो अभी बताया जा चुका है ऊपर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 148। अगला क्वेश्चन नंबर है 18, जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल आर्म्ड फोर्सेस की सहायता कौन मांग सकता है? पहला ऑप्शन है ए उच्चतम श्रेणी का कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बी ऑप्शन है पुलिस अधीक्षक, सी है मुख्यमंत्री, डी ऑप्शन है केवल राज्यपाल। इसका सही ऑप्शन है ए उच्चतम श्रेणी का कार्यपालक मजिस्ट्रेट। इसका प्रावधान जो है सेक्शन 149 में किया गया। अगला क्वेश्चन नंबर है 19, सशस्त्र बल का कौन सा अधिकारी जमाव को तितर बितर करने का स्वतंत्र निर्णय ले सकता है? पहला ऑप्शन है कोई भी सिपाही, दूसरा कोई भी राजपत्रित अधिकारी जब मजिस्ट्रेट से संपर्क न हो पाए, तीसरा ऑप्शन है सी
केवल मेजर जनरल। चौथा ऑप्शन है डी, कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कोई भी राजपत्रित अधिकारी तब ये निर्णय ले सकता है जब उससे से ऐसी स्थिति हो कि मजिस्ट्रेट से संपर्क हो पाना संभव नहीं है, तब जो है धारा 150 धारा 150 में जो है ये प्रावधान किया गया है, जब मजिस्ट्रेट से संपर्क ना हो पाए तो कोई भी राजपत्रित अधिकारी भीड़ ये निर्णय ले सकता है कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर है 20। लोक न्यूसेंस पब्लिक न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश किस धारा में दिया जाता है? पहला ऑप्शन है ए धारा 152, दूसरा ऑप्शन है 173, 174, 175। अभी हम ऊपर बता चुके हैं कि अगर रेंज से संबंधित हमको प्रश्न आते हैं तो कभी कभी प्रश्नों के उत्तर देना बहुत आसान हो जाता है। ये लोक न्यूसेंस पब्लिक न्यूसेंस जो है 148 से लेकर 148 से लेकर 167 तक है, और इसके 3 ऑप्शन जो हैं ये अलग हैं। तो पहला ऑप्शन है 152, सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21। धारा 152 के तहत आदेश देने के लिए कौन सक्षम नहीं है? पहला ऑप्शन ए है जिला मजिस्ट्रेट, दूसरा ऑप्शन है उपखंड मजिस्ट्रेट, तीसरा ऑप्शन है न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौथा ऑप्शन है राज्य सरकार द्वारा सशक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट। कौन देने के लिए सक्षम नहीं है ये पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। जिला मजिस्ट्रेट भी सक्षम है, उपखंड मजिस्ट्रेट भी सक्षम है, या राज्य सरकार द्वारा सशक्त किया गया कोई भी मजिस्ट्रेट वो भी सक्षम है, लेकिन न्यायिक मजिस्ट्रेट इसके लिए सक्षम नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर है 22। यदि कोई व्यक्ति धारा 154 के आदेश का पालन नहीं करता है और कारण नहीं बताता है तो किस धारा के तहत दंडित किया जाएगा? पहला ऑप्शन है बीएनएस की धारा 210 के तहत, बीएनएस की धारा 188 के तहत, बीएनएसएस की धारा 175 के तहत, या चौथा ऑप्शन है कि इसे सजा नहीं दी जा सकती। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। बीएनएस की धारा 188 के तहत। इसके बाद यदि कोई व्यक्ति धारा 154 के तहत आदेश का पालन नहीं करता है और कारण भी दर्शित नहीं करता है, उसे किस धारा के तहत दंडित किया जाएगा? ये क्वेश्चन जो है इसका सही ऑप्शन जो है वो होगा 223 बीएनएस।
223 बीएनएस कहता है कि अगर कोई आदेश पारित किया गया है इसके संबंध में और वो उस आदेश का पालन नहीं करता है और उसके संबंध में कोई कारण भी नहीं बताता है तो ऐसा व्यक्ति जो है धारा 223 बीएनएस के तहत दंडित किया जाएगा और ऐसा आदेश अंतिम होगा। ये चारों ऑप्शन इससे नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 23। आसन्न खतरे के मामले में व्यादेश इंजक्शन जारी करने की शक्ति किस धारा में है? पहला ऑप्शन है 181, ये भी रेंज से बाहर है। 182 ये भी रेंज से बाहर है। 184 ये भी रेंज से बाहर है। का सही ऑप्शन है सी, धारा 163। जो पूर्व में जो सीआरपीसी थी उसमें धारा 144 हुआ करती थी और बहुत ही प्रसिद्ध धारा है। आमतौर पर चुनाव के समय ये कहा जाता है कि धारा 144 लागू है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। धारा 163 पुरानी धारा 144 के तहत आदेश जारी करने की शक्ति किसे है? पहला ऑप्शन है जिला मजिस्ट्रेट, बी ऑप्शन है उपखंड मजिस्ट्रेट, सी ऑप्शन है कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट विशेषता सशक्त किया गया, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कोई भी उपरोक्त सभी। जिला मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, उपखंड मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो विशेषता है इसके लिए सशक्त किया गया है वो भी कर सकता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25। धारा 163 के तहत आदेश की अधिकतम अवधि बिना विस्तार के क्या हो सकती है? अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है बिना विस्तार के? इसका क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब है 2 माह, ऑप्शन नंबर सी। 2 महीने से अधिक नहीं हो सकती है। यह प्रावधान दिया गया है 163 सबसेक्शन 4 में। अगर बढ़ाई जाती है राज्य सरकार अगर रिकमेंड करे तो 6 माह तक के लिए जो है बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन उसी से संबंधित भी है। क्वेश्चन नंबर 26। राज्य सरकार धारा 163 के आदेश को अधिकतम कितनी अवधि तक बढ़ा सकती है? इसका सही ऑप्शन है बी, 6 महीने तक। कहाँ बताया गया है? ये 163 4 में बताया गया है। 163 4 में। इसके बाद 27, क्वेश्चन नंबर 27 है अचल संपत्ति के विवाद लैंड डिस्प्यूट से शांति भंग होने पर कार्रवाई किस धारा में होती है? इसका ऑप्शन नंबर ए है धारा 64, ऑप्शन नंबर बी है धारा 65, ऑप्शन नंबर सी है धारा 67, 66, डी है 67। इसका सही जवाब है धारा 164। यानी कि अगर अचल संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है उससे अगर शांति भंग होती है तो धारा 164 के तहत कार्रवाई होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 28। धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट किस विषय पर निर्णय लेता है? यानी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो वाद है, डिस्प्यूट है, लैंड डिस्प्यूट है, उसमें मजिस्ट्रेट किस आधार पर निर्णय लेता है? पहला संपत्ति का मालिकाना हक, दूसरा वास्तविक कब्जा, तीसरा संपत्ति का बंटवारा, चौथा उत्तराधिकार। इसमें जो है मजिस्ट्रेट डिसीजन लेगा वो पोजीशन के आधार पर लेगा। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, पोजीशन के आधार पर। इसका अगला क्वेश्चन नंबर है 29। यदि विवादित संपत्ति शीघ्र नष्ट होने वाली है, पेरिशेबल है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? अगर कोई ऐसी डिस्प्यूटेड संपत्ति जिसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद है वो बहुत जल्दी नष्ट होने वाली है
तब मजिस्ट्रेट क्या करेगा? पहला ऑप्शन है उसे फेंक देगा, उसे बेचकर पैसा जमा कराएगा, उसे पुलिस को दान कर देगा, या आदेश का इंतजार करेगा। इसका सही ऑप्शन है बी, उसे बेचकर जो है पैसा जमा कराएगा। ये कहाँ कहा गया है? ये कहा गया है 164 की जो उपधारा है वो 8, इसमें कहा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर है 30, कथन और कारण से संबंधित है प्रश्न। धारा 163 का आदेश किसी विशेष व्यक्ति या आम जनता को दिया जा सकता है। बिल्कुल सही है, किसी विशेष व्यक्ति, आम जनता या विशेष क्षेत्र पर जो है ये लागू किया जा सकता है, विशेष क्षेत्र के लिए दिया जा सकता है। कारण इसका है लोक प्रशांति को आसन्न खतरे से बचाना सर्वोपरि है, इसलिए ये किसी भी विशेष व्यक्ति, आम जनता या विशेष क्षेत्र को दिया जा सकता है। इसका सही ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31। पुलिस संज्ञेय अपराधों को रोकने के लिए किस धारा के तहत कार्रवाई करती है? संज्ञेय अपराध, ये प्रश्न है वो रिलेटेड है चैप्टर 12 से। चैप्टर 12 से यानी कि सेक्शन 168 से लेकर 172 तक, यानी 168 से लेकर 172 तक ये पुलिस के निवारक कार्य से संबंधित चैप्टर है। रोकने के लिए किस धारा के तहत कार्रवाई करती है? पुलिस संज्ञेय अपराधों को रोकने के लिए किस धारा के तहत जो है कार्रवाई करती है? इसका पहला ऑप्शन है 168, दूसरा ऑप्शन है 190, 191, 192। ये तो तीनों ऑप्शन है नहीं क्योंकि इसकी रेंज से बाहर है। 168 ये बताता है कि संज्ञेय अपराधों को रोकने के लिए, संज्ञेय अपराधों को रोकने के लिए जो है पुलिस अपनी पूरी सामर्थ्य से उसको रोकने का प्रयास करेगी, अपनी पूरी सामर्थ्य से, जैसे वो रोक पाए। लेकिन कार्रवाई के संबंध में अगर बात करें तो इसका ऑप्शन आंसर जो है होगा 170, क्योंकि इसमें जो है अगर पुलिस को आशंका है कि कोई कम्युनिकेबल ऑफेंस क्रिएट हो सकता है तो वो 170 के तहत गिरफ्तारी की कार्रवाई कर सकती है, जो पूर्व में धारा 151 थी सीआरपीसी में। तहसीलों में इससे संबंधित आए दिन मुकदमे होते रहते हैं। इसमें जो है पुलिस 24 घंटे तक आपको रोक सकती है, 24 घंटे में उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। इसके बाद 32, क्वेश्चन नंबर 32, संज्ञेय अपराधों को रोकने के लिए बिना वारंट गिरफ्तारी की शक्ति किस धारा में है? पहला ऑप्शन है 190, ये रेंज से बाहर ही है। दूसरा ऑप्शन 191, ये भी रेंज से बाहर है। डी ऑप्शन 193 है, ये भी रेंज से बाहर है। इसमें पुलिस चार्जशीट भेजती है 193 में। बस ऑप्शन नंबर है सी 170 सही है, इसमें गिरफ्तारी करने की शक्ति जो है दी गई है पुलिस। क्वेश्चन नंबर 33, धारा 170 के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकतम कितने समय हिरासत में रखा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है 12 घंटे, बी है 24 घंटे, सी है 48 घंटे, डी है 72 घंटे।
ऊपर इसका जवाब दिया जा चुका है। इसका सही ऑप्शन है बी। आंसर है बी। 24 घंटे से अधिक नहीं रोका जा सकता है। 24 घंटे के अंदर उसे संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है। धारा अगला क्वेश्चन नंबर है 34। सार्वजनिक संपत्ति की क्षति को रोकने का अधिकार पुलिस को किस धारा में है? सार्वजनिक पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसकी क्षति को रोकने के लिए पुलिस को किस धारा में अधिकार दिया गया है? इसका ऑप्शन नंबर सही है ए, धारा 171। इसके बाद 35, क्वेश्चन नंबर है 35। यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से दर्ज की जाती है तो किस धारा के अंतर्गत 3 दिन के भीतर सूचना देने वाले के द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य है? ये जो है प्रश्न आपका है चैप्टर 13 से। चैप्टर 13 से रिलेटेड है, जो 173 से शुरू होता है। इसका सही ऑप्शन है बी। इसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो है सूचना जो संज्ञेय अपराध के संबंध में सूचना देता है, अगर मौखिक है तो थाना अधिकारी के द्वारा जो है थाना अध्यक्ष के द्वारा उसे लिखी जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से दी गई है तो उसे देने वाले व्यक्ति के द्वारा 3 दिन के भीतर हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन नंबर है 36। क्या पुलिस अधिकारी झूठे बांटों को जब्त कर सकता है? अगर झूठे बाट मतलब फर्जी तरीके से कम है या कम उनका वेट है तो उनको सील किया जा सकता है। जब सील करके उस पर आगे अग्रिम कार्रवाई की जा सकती है। बहुत साधारण क्वेश्चन है। नोटिस, नोटिस का उद्देश्य क्या होता है? नोटिस जो है और सम्मन में अंतर होता है। सम्मन जो है किसी व्यक्ति की हाजिरी के लिए होता है और नोटिस का मतलब है कि जिस व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया है कि वो अपना कारण बताए, कारण बताने का अवसर देने के लिए जो है उसको नोटिस जारी किया जाता है। 37 में। इसके बाद है 38, क्वेश्चन नंबर 38। यदि किसी व्यक्ति ने बंद पत्र की शर्तों का उल्लंघन किया है तो उसकी प्रतिभूति क्या होगी? साधारण सी बात है। अगर उसने बंद पत्र की शर्तों का उल्लंघन किया है तो उसकी जो सिक्योरिटी है उसे जब्त कर लिया जाएगा, सरकार में सप्रांत हो जाएगी। ये जो मुचलका भरा जाता है उसमें साफ साफ लिखा होता है अगर व्यक्ति जो है बंद पत्र की शर्तों का उल्लंघन करेगा तो जो प्रॉपर्टी है, जितनी प्रॉपर्टी उसने दिखाई है 20,000 50,000, वो उत्तर प्रदेश सरकार में सप्रांत कर ली जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 39। भरण पोषण के आदेश की प्रति किसे निःशुल्क दी जाएगी? ऑप्शन पति को, बी ऑप्शन है पत्नी या जिसके पक्ष में हुआ है, पुलिस थाने को, किसी को नहीं। इसका सही ऑप्शन है बी, पत्नी या जिसके पक्ष में आदेश हुआ है ऐसे व्यक्ति को इससे संबंधित प्रति निःशुल्क दी जाएगी। ये प्रावधान किया गया है 147 में, सेक्शन नंबर 147 में। अगला क्वेश्चन नंबर है 40। धारा 170 के तहत गिरफ्तारी निवारक प्रिवेंटिव है, दंडात्मक नहीं। इसका अर्थ है कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होने को रोकने के लिए जो है ये धारा में प्रावधान किया गया है, इसका निवारक के लिए गिरफ्तारी की जाती है, न कि ये दंडात्मक है। इसका उद्देश्य अपराध होने से पहले उसे रोकना है। पहला ऑप्शन सही है, ए या दोनों सही है।
आर ए की सही व्याख्या भी है। इसके बाद प्रश्न नंबर है 41। सदाचार के लिए प्रतिभूति देने में विफल रहने पर सजा की प्रकृति क्या होगी? 41। इसका ऑप्शन है 41 का पहला ऑप्शन है केवल सादा कारावास, बी कठिन कारावास, सी सादा या कठिन कारावास मामले के अनुसार, डी केवल जुर्माना। इसका सही ऑप्शन है सी सादा या कठिन, ये मामले के अनुसार ही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 42। धारा 163 का आदेश यानी कि 144 बी 144 सीआरपीसी जो थी, इसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है किसी विशेष व्यक्ति के, बी है किसी क्षेत्र के निवासियों के, सी है आम जनता के, और डी है सभी के लिए। इसका सही ऑप्शन है डी सभी के लिए। 43। स्थानीय जांच लोकल इंक्वायरी के लिए मजिस्ट्रेट किसे निर्देश दे सकता है? इसका पहला ऑप्शन है अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को, बी ऑप्शन है वकील को, सी है डॉक्टर को, डी है किसी भी नागरिक को। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी किसी भी नागरिक को। ये प्रावधान जो है 158 में किया गया है। 158 में ये बताया गया है मजिस्ट्रेट जिसे ठीक समझे उसे स्थानीय जांच के लिए जो है निर्देश दे सकता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44। धारा 144 के तहत संतान की उम्र क्या होनी चाहिए? अगर ये मेंटेनेंस भरण पोषण के संबंध में बात है, कौन भरण पोषण ले सकता है, इसके लिए संतान की उम्र क्या होगी, इस पर कहा गया है। पहला ऑप्शन है 14 वर्ष, केवल 18 वर्ष। इसका सही ऑप्शन जो है वो सी है। ये कहता है कि अगर बालिग भी है लेकिन अगर वो शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम है तो वो भी भरण पोषण पाने की अधिकारी होगा। इसके बाद है 45। क्वेश्चन नंबर 45। क्या एक तलाकशुदा पत्नी भरण पोषण मांग सकती है? पहला ऑप्शन है ए हाँ यदि उसने पुनर्विवाह नहीं किया है, बी ऑप्शन है नहीं कभी नहीं, सी ऑप्शन है अपील है, डी केवल बच्चों के माध्यम से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अगर उसने पुनर्विवाह नहीं किया है तो वो भरण पोषण की हकदार है, और अगर उसने पुनर्विवाह कर लिया है तो वो पुनर्विवाह की तारीख से जो है भरण पोषण की अधिकारी नहीं रहेगी। ये बताया गया है धारा 144 के स्पष्टीकरण में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 46। धारा 164 के तहत रिसीवर की नियुक्ति कौन कर सकता है? पहला ऑप्शन है ए पुलिस अधीक्षक 9, बी ऑप्शन है कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सी ग्राम प्रधान, डी हाई कोर्ट। इसका सही ऑप्शन है बी कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ये बताया गया है 165 में। ये भी क्वेश्चन कंफ्यूजन करने वाला है। 164 में जो है वो रिसीवर नियुक्त करने के लिए आदेश होगा और उस आदेश लागू करने के लिए यानी कि रिसीवर को नियुक्त करने की जो पावर है वो 165 में दी गई है, लेकिन आदेश 164 के तहत ही होगा रिसीवर नियुक्त करने के लिए, और नियुक्त 165 में जो है पावर दी गई है उसके तहत नियुक्त होगा। अगला प्रश्न है 47। धारा 155 के तहत जांच की अवधि 6 माह से अधिक कौन बढ़ा सकता है? पुलिस, स्वयं मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायालय, कोई नहीं। इसका सही जवाब है
डी। डी 157 जो है, धारा 157 कहता है कि जांच 90 दिन में पूरी होनी चाहिए, और 90 दिन में अगर पूरी नहीं होती है तो कारण सहित उसे 120 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है, इसके अलावा नहीं। इसके बाद प्रश्न नंबर है 48। भरण पोषण के मामले में न्यायाधिकार ज्यूरिडिक्शन कहाँ होगा, मतलब कहाँ भरण पोषण के मामले में वाद कहाँ दायर किया जा सकता है। इसका पहला ऑप्शन है जहां वो व्यक्ति है, दूसरा जहां वह या उसकी पत्नी रहती है, निवास करती है, सी जहां अंतिम बार पत्नी के साथ निवास किया है, या उपरोक्त सभी स्थानों पर। इसका सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी स्थानों पर, और इसके संबंध में प्रावधान किया गया है, करता है 145 क्षेत्र, इसके क्षेत्राधिकार से संबंधित बात करता है 145। क्वेश्चन नंबर है 49। क्या धारा 163 के का आदेश एक पक्षी एक्स पार्टी दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है हाँ, आपात परिस्थिति में, नहीं सुनवाई अनिवार्य है, सी केवल लिखित सहमति पर, डी पुलिस की मांग कर। यानी कि 144 में जो आदेश दिया जाता है वो एक्स पार्टी दिया जा सकता है। इसका सही ऑप्शन है ए, हाँ, आपात परिस्थितियों में जो है सुनवाई का अवसर दिए बिना भी यह आदेश दिया जा सकता है। इसका प्रावधान 163 सब सेक्शन 2 में दिया गया है। अगर ऐसी स्थिति है कि उसे सुनवाई का अधिकार प्रदान किया जाना उचित नहीं है तो एक पक्षी आदेश भी पारित किया जा सकता है। इसके बाद प्रश्न नंबर है 50। धारा 152 के तहत न्यूसेंस हटाने का आदेश अंतिम नहीं होता है। उसके बाद कारण है प्रभावित व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। ये सही है, प्रभावित व्यक्ति को जो है अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है, लेकिन ये अंतिम नहीं है, ये गलत है। ये जो है आदेश अंतिम होता है। ये सही है कि प्रभावित व्यक्ति को मौका दिया जाता है। 51। राजद्रोहात्मक मामलों में प्रतिभूति मांगने के लिए मजिस्ट्रेट को किसकी अनुमति चाहिए। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी, सी पुलिस महानिरीक्षक, डी किसी की नहीं। वो खुद सक्षम है कि वो सिक्योरिटी की मांग कर सकता है। इसके बाद है 52। क्वेश्चन नंबर 52। धारा 140 के तहत मजिस्ट्रेट प्रतिभूतियों को अस्वीकार करने से मना कब कर सकता है। पहला ऑप्शन है यदि वे व्यक्ति जाति के ना हो, जाति धर्म से कोई मतलब नहीं, यदि वे सदाचारी ना हो, या मजिस्ट्रेट संतुष्ट ना हो, यदि वे दूसरे राज्य के हों या वे गरीब हों। तो सही ऑप्शन है बी, यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट ना हो और उसे ऐसा लगता है कि वे सदाचारी नहीं है तो जो है ऐसा कर सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 53 है। 152 के तहत व्यादेश यानी इंजेक्शन के का उल्लंघन क्या है। एक सिविल दोष है, एक दंडनीय अपराध है, केवल विभागीय है, या कुछ नहीं है। इसका ये जो है एक दंडनीय अपराध है, धारा 223 के तहत। ये लोग, इसका मतलब है कि लोक सेवक का आदेश न मानने पर 1 वर्ष का कारावास, 1 ईयर, और या 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ₹5,000 तक का जो है जुर्माना हो सकता है।
अगला प्रश्न है 54। बीएनएसएस 2023 में निवारक गिरफ्तारी की अधिकतम अवधि बिना मजिस्ट्रेट के क्या है? यानी कि 170 बीएनएसएस के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है संज्ञेय अपराधों का निवारण करने के लिए, तो उसे अधिकतम कितनी अवधि तक जो है बिना मजिस्ट्रेट के निरुद्ध रखा जा सकता है? पहला ऑप्शन है ए सही है, 24 घंटे। अगला क्वेश्चन नंबर है 55। भरण पोषण की डिक्री को लागू यानी एग्जीक्यूट करने की अवधि क्या है? पहला ऑप्शन है 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 12 साल। ये क्वेश्चन नंबर 55 144(3) जो बीएनएसएस का है, ये प्रावधान करता है कि भरण पोषण के संबंध में जो है जो आदेश हुआ है उसके 1 वर्ष के भीतर उसकी वसूली के लिए यानी एग्जीक्यूशन के लिए जो है प्रक्रिया के लिए अगर आवेदन दिया जाता है तभी वो देय होगा, अन्यथा नहीं। इसके बाद 56 प्रश्न नंबर है 56। धारा 170 के तहत प्रतिभूति श्योरिटी की मांग कौन कर सकता है? ऑप्शन ए है केवल जिला मजिस्ट्रेट, कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट तो नहीं कर सकता है, पुलिस निरीक्षक भी जो है नहीं कर सकता है। दो में से एक बताइए कौन सा आंसर हो सकता है? इसका सही ऑप्शन है बी, कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट। इसका अगला प्रश्न है 57। क्या धारा 144 के तहत पिता अपनी बालिग शादीशुदा बेटी से भरण पोषण मांग सकता है? पहला ऑप्शन है हाँ यदि वो समर्थ है, बी नहीं कभी नहीं, सी केवल पुत्र से मांग सकता है, डी केवल दामाद से मांग सकता है। इसका सही ऑप्शन है नहीं। इसके संबंध में जो है ये नहीं कहा गया कि बालिग कहीं प्रावधान नहीं है 144 में कि बालिग शादीशुदा बेटी से भरण पोषण की मांग जो है पिता के द्वारा की जा सके। हाँ, इसके संबंध में वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण के संबंध भरण पोषण अधिनियम 2002 जो है वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण के संबंध में जो अधिनियम बनाया गया है उसमें जो है ये प्रावधान है, लेकिन 144 में ऐसा ही नहीं लिखा। अगला प्रश्न है 58। धारा 163 के तहत राज्य सरकार अधिकतम कितने समय तक आदेश को बढ़ा सकती है? ऊपर इसका प्रश्न हो चुका है। इसका सही ऑप्शन है 6 महीने तक जो है अधिकतम बढ़ा सकती है, इसके आगे नहीं। अगला प्रश्न है 59। धारा 164 की कार्रवाई के दौरान यदि संपत्ति पर कब्जे का पता नहीं चलता है तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है मजिस्ट्रेट उसे कुर्क कर सकता है, संपत्ति सरकार की हो जाएगी, पुलिस वहां रहने लगेगी, केस खारिज हो जाएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मजिस्ट्रेट जो है उसे कुर्क कर सकता है। ये पावर दी गई है 165 में, कुर्क करने की जो पावर है 65 में। अगला प्रश्न नंबर है 60। पुलिस को अपराध की परिकल्पना जानने पर उसे रोकने का अधिकार है? यस, उसे पूरी सामर्थ्य से रोकने का अधिकार है। ये इसका प्रावधान 168 में है। कहा गया है पुलिस अपनी पूरी सामर्थ्य से जो है अपराधों का निवारण करने की कोशिश करेगी। कारण है पुलिस का कर्तव्य समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, ये भी सही है। सही ऑप्शन है ए आर दोनों सही हैं।
आर्य की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है 61। बांटों की जांच के लिए पुलिस कहाँ प्रवेश कर सकती है? केवल दिन में, किसी भी समय, केवल वारंट के साथ, रविवार। किसी भी समय बिना वारंट के जो है पुलिस अगर बांटों की जांच के संबंध में है तो प्रवेश कर सकती है, किसी भी समय बिना वारंट के, बिना सर्च वारंट के। धारा 62। सदाचार के लिए प्रतिभूति में बंद पत्र की राशि कैसी होनी चाहिए? इसका ऑप्शन ए है एक्सक्लूसिव, अत्यधिक होनी चाहिए, मामले की परिस्थितियों के अनुसार उचित हो, कम से कम 1 लाख रुपए हो, पुलिस द्वारा तय की गई हो। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। वो मामले की परिस्थितियों के अनुसार जो है उचित होनी चाहिए, ना तो अत्यधिक होनी चाहिए, ना पुलिस द्वारा तय होगी, तय कार्यपालक मजिस्ट्रेट ही करेगा। अगला प्रश्न नंबर है 63। धारा 146 के तहत भरण पोषण भत्ते में फेरफार यानी कि बदलाव का आधार क्या हो सकता है? आधार पहला ऑप्शन है पक्षकारों की आर्थिक स्थिति में बदलाव। आर्थिक स्थिति मतलब पति को अगर भरण पोषण देना है तो पति की आमदनी न रही हो, आय कम हो गई हो, या पत्नी की आमदनी का कोई नया स्रोत बना हो, या पत्नी ने पुनर्विवाह कर लिया हो। इसका सही ऑप्शन है सी। ए और बी दोनों, अगर पत्नी ने पुनर्विवाह कर लिया है तब भी, और आर्थिक स्थिति में उसकी बदलाव हुआ है तब भी। धारा 64, क्वेश्चन नंबर 64 है, धारा 163 के आदेश को रद्द या परिवर्तित करने की शक्ति किसे है? आदेश देने वाले मजिस्ट्रेट को, उसके वरिष्ठ मजिस्ट्रेट को, राज्य सरकार को, उपरोक्त सभी को। तो सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी जो है के पास ये पावर दी गई है। अगला प्रश्न नंबर है 65। लोक न्यूसेंस के मामले में मजिस्ट्रेट साक्ष्य किस प्रकार लेगा? पब्लिक न्यूसेंस के मामले में जो है साक्ष्य किस तरह से लिए जाएंगे? समन मामलों की तरह, वारंट मामलों की तरह, या संक्षिप्त विचारण की तरह? का सही ऑप्शन है समन मामलों की तरह। प्रश्न नंबर है 66। बंद पत्र को रद्द करने की शक्ति किसके पास? जिला मजिस्ट्रेट के पास है, पुलिस अधीक्षक के पास है, केवल हाईकोर्ट के पास है, जेलर के पास है। इनसे तो कोई संबंध नहीं है। ये शक्ति जिला मजिस्ट्रेट, प्रश्नों के ऑप्शन के अनुसार जो है जिला मजिस्ट्रेट के पास है। इसके बाद प्रश्न नंबर है 67। बीएनएसएस में भरण पोषण की धारा 144 पुरानी सीआरपीसी की किस धारा के समान है? आपको यह बताना है कि सीआरपीसी में भरण पोषण के संबंध में कौन सी धारा हुआ करती थी। इसका सही ऑप्शन है ए, धारा 125। अगला प्रश्न नंबर है 68। क्या मजिस्ट्रेट भरण पोषण आवेदन पर एक पक्षीय आदेश दे सकता है? पहला ऑप्शन है हाँ, यदि पति जानबूझकर उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन बी है नहीं, कभी नहीं। सी है केवल पुलिस की सहमति पर। डी, केवल यदि पत्नी बहुत करीब। इसका सही ऑप्शन है ए, हाँ, यदि पति जानबूझकर उपस्थित नहीं होता है तो न्यायालय भरण पोषण के संबंध में एक्स पार्टी डिक्री को जो है पारित कर सकता है। ये प्रबंध जो है किया गया है सेक्शन 145 के सब सेक्शन 2 में। अगला प्रश्न नंबर है 69। धारा 129 के तहत अभ्यस्त अपराधी हैबिचुअल ऑफेंडर जिन्हें कहा जाता है, जो आदतन अपराधी होते हैं, जिनका मुख्य काम
पेशा ही अपराध करना है, ऐसे अपराधियों को जो है हैबिचुअल ऑफेंडर कहा जाता है। यानी कि जो सुपारी किलर जिन्हें कहा जाता है, जो सुपारी लेकर के मर्डर वगैरह करते हैं। जो बार बार चोरी या लूट करता हो, जो शांति भंग का खतरा हो, जो खतरनाक व्यक्ति हो, उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी अभ्यस्त अपराधी माने जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर है 70। पुलिस संज्ञेय अपराधों को रोकने के लिए बल प्रयोग कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि धारा 168 जो है बताती है पुलिस अपराधों का निवारण करने के लिए पूरी सामर्थ्य से जो है सामर्थ्य का प्रयोग करेगी। निवारक कार्रवाई का उद्देश्य न्याय प्रशासन की सहायता करना है। बिल्कुल निवार नहीं नहीं नहीं, आर गलत है, ये सही है। निवारक कार्रवाई का मतलब अपराध को रोकना है, दंडात्मक नहीं। अपराध को रोकना है, दंडात्मक नहीं है। इसमें ए सही है, आर गलत है। यहाँ न्याय प्रशासन की सहायता तो ठीक बात है, लेकिन इसमें इसका मतलब होता है, निवारक कार्रवाई का मतलब है संज्ञेय अपराधों को होने से रोकना है, वो दंडात्मक नहीं है। तो साथियों, ये थे प्रश्न 1 से लेकर 70 तक। इसमें कुछ प्रश्न जो है प्रैक्टिस से लेकर भी पूछे गए थे, कुछ सरल थे, कुछ कठिन प्रश्नों का भी समावेश था। और आगे के प्रश्न लेकर जल्द ही अगले वीडियो में हम मिलेंगे। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे YouTube चैनल सम्राट लीगल एसोसिएट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि अन्य लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। और अगर आप यूपी-एपीओ या बीपीएससी, बिहार एपीओ या ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन या यूपी-पीसीएसजे या अन्य राज्यों की प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपना एक विशेष टाइम टेबल बना लें, उस टाइम टेबल के हिसाब से तैयारी करें और गंभीरता के साथ अपने उद्देश्य में लगे रहें। आप निश्चित ही सफल होंगे। आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको मोटिवेशन की जरूरत है तो आप एक बार अपने हालातों के बारे में सोचें, अपने माता पिता के बारे में सोचें और अपने खासकर विरोधियों के बारे में, जो हमेशा ये चाहते हैं कि ये असफल हो। इसलिए पूरी सामर्थ्य के साथ अपने आप को तैयारी में झोंक दें, आप निश्चित ही सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और कोई किसी भी प्रश्न को लेकर अगर डाउट हो तो प्रश्न नंबर के साथ वीडियो में कमेंट करें, ताकि हम आपका जवाब दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।